जय भीम। और इस प्रोग्राम के अंदर भी आरएसएस की बू आ रही है मुझे, जो बाबा साहब को जो ना बाईपास करके एक खाली चमार सम्मेलन कर रहे हैं ये लोग, इनको पता नहीं क्या। अब मोदी जी की ज्ञान और उनकी डिग्रियां और उनके जितना भी ज्ञान है उसका सारा ही आज जो ना पूरा ही सुन लो। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, पूरा बेचूंगा और अपने दो मित्रों को बेचूंगा। एक तो ये नारा था, एक नारा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। उसके बाद से अत्याचार 200 गुना बढ़ चुके हैं। एक नारा ये था कि कैंडिडेट मत देखना, सीधा वोट मेरे पास आएगा और मैं जिम्मेदार हूँ हर चीज़ का। लेकिन अब जिम्मेदारी किसी बात की नहीं ले रहे। 9 साल से मन की बात के अलावा कोई तीसरी बात ही नहीं है। संविधान खतरे में है। कोई चोर इकट्ठे नहीं, चोर तो सारे के सारे भेज दिए ना, सारे गुजराती बाहर। 28 की लिस्ट है, सुनाऊं? ये सारी जो ना मशीनगरी का जो संवैधानिक मशीनगरी है उनका पूरा मिसयूज करके और 24 से पहले तकरीबन विपक्ष को जेल में डालने की प्लानिंग है। और अगर 24 में खतरा दिखा सीट को तो लॉकडाउन भी लगेगा और आप लोगों को घरों में कैद करके जाएगा, ये प्लानिंग है। और इस प्रोग्राम के अंदर भी आरएसएस की बू आ रही है मुझे, जो बाबा साहब को जो ना बाईपास करके एक खाली चमार सम्मेलन कर रहे हैं ये लोग, इनको पता नहीं क्या। 26 जनवरी 1950 से पहले यहीं थे, करते ना ये सम्मेलन ये लोग। इनको सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने पहली दफा 14 तालाब में पानी पिया। आज ये चमार सम्मेलन करने वाले हो गए। तो क्या दिक्कत है आपको चमार सम्मेलन से? नहीं, ये इसी में जो ना वो डिवाइडेड रूल है, आरएसएस घुसी हुई है बीच में। तो आरएसएस तो आपका काम कर रही है ना? आरएसएस के पास मुस्लिम संगठन है, आरएसएस के पास हर धर्म के कपड़े हैं, आरएसएस के पास हर फोर्स की वर्दी है, दंगा कराने की वो दीक्षा देते हैं, वो है आरएसएस। जाति मुक्त भारत बनाने के बाद काहे का जाति मुक्त भारत तो करे ना, लाए ना वो विधेयक, आर्टिकल 17 में है ऑलरेडी, खत्म करी किसी ने कोशिश की। बाबा साहब को ये इन्होंने भारत रत्न तक नहीं दिया। वो भारत रत्न लेके जो कपड़े पहन कर बाथरूम में नहाते थे, नाम बताने की आवश्यकता है क्या? पत्रकार महोदय, आज आप जो ना बिल्कुल आपके सारे मौलिक अधिकार खत्म हो चुके हैं। आपको 5 किलो राशन पर रखा जाएगा, ना मरने देंगे ना जीने देंगे। आपकी शिक्षा खत्म, स्वास्थ्य खत्म, आपकी सुरक्षा खत्म। आपको मोदी तानाशाह के तो सारे लक्षण भरे पड़े हैं। कौन सा लक्षण नहीं है तानाशाह का? गरीब माँ के बेटे हैं वो। अच्छा, वो कहने के लिए गरीब है। ऐसा गरीब मुझे भी बना दो, ऐसा गरीब मैं भी बनना चाहता हूँ। 11 दिन में बाबा साहब ने गुजरात छोड़ना पड़ा था, उन्हें जो ना किराए का मकान नहीं मिला। छुआछूत और अत्याचार गुजरात में नंबर 1 है। 2 नंबर जो ना मध्य प्रदेश, 3 नंबर राजस्थान, उसके बाद जो ना आपका यूपी। जहाँ जहाँ ये इनकी सरकारें हैं आरएसएस की, वहाँ दंगे हुए हैं। ये भारत जलाओ पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है। बचा लो इस देश को। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और ये हर एक आदमी की ड्यूटी है। संविधान के प्रस्तावना हाँ, हर एक आदमी की ड्यूटी है। पत्रकार महोदय, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है उतनी मेरी है। सारे मिलकर इस देश के संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। आपका पूरा देश बिक चुका है। तो मोदी जी नहीं कहते मैं संविधान की बदौलत प्रधानमंत्री बना? वो कहने के लिए, वो तो वही बात है, फोटो पे माला और विचारों पे ताला, ये उनका एजेंडा है। और आरएसएस का एजेंडा है बंच ऑफ थॉट में कि 95% लोगों को 2 टाइम का खाना दो और काम लो। सारा देश की संपत्ति, भूमि, रुपया, पैसा, सब कुछ जो ना 5% के पास होना चाहिए। ये बंच ऑफ थॉट में गुरु गोलवलकर ने लिखा है, और वही किताब इनने सुबह पार्कों में पढ़ाई है आरएसएस की शाखाओं में, और उसी पे चल रहा है। यहाँ लड़ाई है सिर्फ संविधान और मनुस्मृति की टक्कर बज रही है। राहुल गांधी बचा रहे हैं ना, देखिए राहुल गांधी अगर लागू कर देता तो उनकी दुर्दशा नहीं होती। क्यों भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हो? ठीक है, थोड़ा बहुत उनको अकल लगी है। अब संविधान याद आया है। हमने 19 में कहा था दोनों बहन भाई संविधान ले लो हाथ में और पूरे इंडिया में घूम जाओ, लेकिन वो भी धार्मिक बनना चाह रहे थे ना। वो मोदी जी नाव में जाए गंगा जी में, पीछे पीछे प्रियंका जी भी चली जाए, मैं भी नाव की सवारी करूंगी। वो तू बड़ा हिंदू को मैं बड़ा हिंदू, तू नकली हिंदू मैं असली हिंदू। उसी ने तो इनका कांग्रेस का सत्यानाश किया। कांग्रेस वो ऐसा है, वो भी जो है ना कुछ सेकंड नजर आ रहे हैं। आपके लिए कौन बेहतर नेता है? कौन हमारे लिए बेहतर नेता? आपने चुन लिया ना, लो हम दिखाते हैं आपको। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद।
SC ST OBC माइनॉरिटी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और जहाँ देश में अत्याचार होते हैं गरीबों के ऊपर, और यही एक मसीहा है जो हर जगह जाके अपनी लड़ाई लड़ते हैं गरीबों की। और ये हमारा नेता है, ये अपनी पार्टी है। और सब लोगों से हमारी गुजारिश है कि इस युवा साथी के साथ जुड़ें। भीम आर्मी एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे बनोगे प्रधानमंत्री? हम बनाएंगे ना। एक विधानसभा के लिए SC ST OBC माइनॉरिटी सारे 90% लोग बनाएंगे, एक नहीं बनाएगा। अगर अखिलेश यादव उस समय 15 सीट दे देते तो आज मुख्यमंत्री होते। उन्हें जब पता लगा कि भाई तेरा महल धोया गया है गंगा जल से, अब कैसे लगा रहा है वो होर्डिंग के गर्व से को हम शुद्ध हैं, आँख खुली है अब, इसलिए वो खतौली की सीट निकल गई ना। अब तीनों का हो गया। और अब जो ना 14 अप्रैल को अखिलेश भाई, जयंत भाई और भाई चंद्रशेखर तीनों महू जा रहे हैं। समझौता हो रहा है या फिर अब नहीं, ये अंदर खाते की बातें सारी आज ही बता देंगे तो फिर जो है ना बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी है। खोल लेंगे समय पे खोल लेंगे। भूल सुधार तो ऐसे अपमानते यार। अभी तो देखना ना हमारे मोदी जी कई बार रोएंगे 24 से पहले, अभी तो कम से कम 10 बार रोएंगे। तो मोदी और चंद्रशेखर में कोई अंतर नहीं क्या? वो तो इमोशनल हुए थे, कहाँ रोए थे? रोते तो हमारे मोदी जी हैं, या वो रोए थे योगी जी पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे भू भू करके अध्यक्ष जी करके पानी दे दो डरो मत हमें तुम्हारे साथ। वो रोए थे, सारे मुकदमे वापस करा लिए। चंद्रशेखर आने वाले समय में देश के PM होंगे। जय भीम, जय 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 मंडल, जय भारत, जय संविधान। शायद राहुल गांधी जी ये समझ चुके हैं देश के अंदर कि कोर्टों में क्या चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जो 1975 में किया था, बहन जी ने एक इस पर ट्वीट किया है कि 1975 में जो कांग्रेस सरकार ने किया था क्या वो जायज़ था, और आज जो मौजूदा सरकार कर रही है क्या वो जायज़ है? क्या आपसी लड़ाई में जनता का जो नुकसान कर रहे हैं ये लोग, उस पर सोचने की बात है। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये जो राजनीतिक द्वेष है ये कब तक चलता रहेगा? आप एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए आप जनता के मुद्दों को सही मायने में नहीं उठा रहे हैं, और जनता के मुद्दों पर कोई डिबेट ना करे, जनता के मुद्दों को कोई आगे लेकर नहीं आए, ऐसे मुद्दे तैयार किए जाते हैं जैसे अभी राहुल गांधी का मुद्दा तैयार किया गया। जैसे आपने कहा कि ये राजनीतिक द्वेष है, हाँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कोर्ट का फैसला। देखिए, जो आजकल कोर्ट के फैसले आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो राजनीति से प्रभावित हो रहे हैं। हम बीइंग ए लॉयर मैं ये कह सकता हूँ कि कोर्ट में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं तो आपने सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा इस देश के अंदर, फिर जो देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं गोगोई साहब, जिन्होंने राम मंदिर का जजमेंट दिया, जजमेंट के बाद जैसे सरकार ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज चाहे किसी भी कोर्ट के, चाहे हाई कोर्ट के, चाहे लोअर कोर्ट के जज हैं, वो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस है सरकार के द्वारा, और सरकार जो चाहती है वो कोर्ट करते हैं। तो इसलिए जो हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। आप एक व्यक्ति की जो लड़ाई लड़ रहा है, किसी भी मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहा है, या किसी भी व्यक्ति पार्टी का चेहरा है, उसकी सदस्यता रद्द करा देंगे या 2 साल की सज़ा करके उसको पार्लियामेंट की जो उनकी सदस्यता उसको रद्द करा कर एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर किसी भी सांसद ने, जनता को तो मैसेज दे दिया कि अगर कोई भी जनता का व्यक्ति हमारी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, या लॉ एंड ऑर्डर की बात करेगा, तो झूठे मुकदमे डालकर जेल में डालने का काम करेंगे। अगर कोई MP भी करेगा तो MP को भी हम किसी न किसी झूठे केस में अंदर डालेंगे या उसकी सदस्यता रद्द कराने का काम करेंगे। तो ये मोदी जी मैसेज देना चाहते हैं समाज को। सबके लिए है ना ये मैसेज, तो CM PM सबकी सदस्यता जा सकती है ना इसे तो। देखिए, इस देश में बीजेपी के जो सांसद हैं, मौजूदा सरकार में, मैं दिल्ली की अगर बात करूं तो दिल्ली में अनुराग ठाकुर ने क्या बोला था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो किसको बोल रहे थे सबको पता है। प्रवेश वर्मा ने क्या बोला था, मुसलमानों के खिलाफ कितना उन्होंने जहर उगला था। उसके बाद में प्रज्ञा ठाकुर है, उन्होंने क्या बोला था। ये सारे लोग क्या क्या बोलते हैं, इवन मोदी जी खुद बोलते हैं। मोदी जी खुद लव जिहाद की बात करते हैं, मोदी जी शमशान घाट और उसकी बात करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, सब की बात करते हैं। अब ऐसे तो अगर राजनीति में लोग अपनी बात नहीं कहेंगे
तो फिर कैसे काम चलेगा? राजनीति में एक दूसरे के ऊपर टीपा टिप्पणी करते हैं लोग बाग, मगर ऐसा नहीं है कि द्वेष के कारण उनकी आप मेंबरशिप ही खत्म करा देंगे। सब चोर नहीं हो सकते ना, देखिए, सबको चोर नहीं कह सकते ना। देखिए वो कोर्ट में अदालत में है मैटर, और अदालत ने जो किया है मैं उस पर ज़्यादा टीपा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार में जो चल रहा है, कोर्ट में जो चल रहा है, वो सब कहीं ना कहीं जो देश का प्रधानमंत्री हैं, देश के मुख्यमंत्री हैं, देश के और जो गृह मंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस होता है इन चीज़ों में, और इन्फ्लुएंस के कारण जो कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आते हैं। कांग्रेस ही कह रहे हैं तानाशाही चल रही है देश में। तानाशाही तो देखो चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में तानाशाही चल रही है, और तानाशाही इस लेवल तक चल रही है कि अगर तुम कोई आवाज़ उठाओगे, अगर विपक्ष में तो आवाज़ उठा दी जाती है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब विपक्ष के लोगों की आवाज़ को बंद किया जा रहा है, नहीं तो विपक्ष की आवाज़ लोकतंत्र में बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी तो सवाल पूछती है। जब मीडिया सवाल पूछना बंद कर देती है, इस देश में मीडिया जो गोदी मीडिया बन चुकी है, मीडिया एजेंडा चलाने का काम करती है। मीडिया को एक इशू मिलता है, ऊपर से इशू आता है, एजेंडा आता है, मीडिया उसको चलाती है, और जिस पर बात नहीं करनी है। अडानी के इशू पर मीडिया ने कोई बात नहीं करी, कोई डिबेट नहीं करी है। अडानी को बचाना चाहती है मीडिया, और प्रधानमंत्री बचाना चाहती है। और राहुल गांधी ने अगर कहा है कि जो देश से भाग गए, जो उनके नाम मोदी हैं, टाइटल्स मोदी हैं, अगर सब मोदियों का जो सब मोदी चोर हैं जो भाग चुके हैं, अगर उनका सरदार, उनका दोस्त अगर प्रधानमंत्री है, कौन कौन और मोदी जो चोर है, यही तो कहा उन्होंने। तो इस बात पे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी को, एक आदमी को तो उन्होंने बोला नहीं है, और जिनको बोला है क्या उनसे लोग माफी मांगेंगे? वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान कर दिया। ऐसा कोई किसी का अपमान नहीं करता है, और ये सोची समझी साजिश होती है कि जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, जो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी है, और राहुल गांधी को कमज़ोर कर दीजिए, उनका मनोबल घटा दीजिए, तो पूरी कांग्रेस का मनोबल घट जाएगा। तो ये राजनीति की एक षड्यंत्र होते हैं, ये राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं। राजनीति विपक्ष को कमज़ोर करना चाहती है, विपक्ष को दबाना चाहती है, विपक्ष को लूटना चाहती है, उसके वोटों को, उसके लोगों को अपने तरफ मिलाना चाहती है। ये सब कमज़ोर करने की रणनीति है। इसमें अब कौन फेस होगा, क्योंकि राहुल गांधी तो अब देखिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, किसी आदमी के फेस की जरूरत नहीं है, यहाँ मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए, और जितनी भी लोकसभा की सीट है उन सीटों पर मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए। सारी पार्टियों को एक साथ होना चाहिए, मुद्दों पर जाइए। आप जनता के बीच में मुद्दों पर जाएंगे तो आप 100% जीतने का काम करेंगे। अगर आप फेस से फेस लड़ाने का काम करेंगे तो मोदी के सामने कोई भी फेस आज की डेट में देश उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडियम के माध्यम से, पत्रचार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से मोदी जी को इतना बड़ा एक लीडर बना दिया है कि आप देश में उनके बराबर को लीडर रहा ही नहीं है। क्योंकि ये जो प्रचार है, झूठ का जो प्रचार है, उस सबको उन्होंने बंद करवा दिया है। तो सवाल ना सर, फेज चाहिए ना, मुद्दों की लड़ाई कहां बची है? मुद्दों, मोदी के सामने कौन है? देश में लोगों को अपने मुद्दे चाहिए, देश में लोगों को रोजगार चाहिए, देश में लोगों को शिक्षा चाहिए, देश में लोगों को मान सम्मान चाहिए, देश में लोगों को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, संविधान के अकॉर्डिंग देश चलना चाहिए। आज भी लोग मानते हैं, मगर ईमानदारी से सारा विपक्ष इकट्ठा होकर उन मुद्दों को अगर जनता के सामने लेकर जाएगा तो जनता भी मन बनाएगी कि हाँ, पूरा विपक्ष एक साथ हो चुका है, अब हम विपक्ष को वोट देंगे। अब जनता भी कंफ्यूज है कि हम किसको वोट दें, किसको वोट ना दें। तो ये जो विपक्ष है, जो टुकड़ों में बटा हुआ है,